जय हिंद। स्वागत है आप सबों का हमारे इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है डॉक्टर वीरेंद्र जीएस फैकल्टी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। और आज के इस सेशन में आप सबों का स्वागत है। आज हम नए एक टॉपिक को शुरू करने वाले हैं और वह टॉपिक है इकोनॉमिक्स में या इंडियन इकोनॉमिक्स का नेशनल इनकम के बाद का वो टॉपिक है मनी सिस्टम। तो मनी सिस्टम पर हम लोग बात करेंगे आज। मनी सिस्टम, देखिए मनी सिस्टम अर्थात देश के अंतर्गत ही नहीं बल्कि पूरे मानव समाज में मनी की क्या इंपॉर्टेंसी है, मनी का डेवलपमेंट किस तरह से हुआ, मनी किसे कहते हैं, मनी का जो डिफिनेशन है वह व्यवहारिक रूप में और सैद्धांतिक रूप में क्या है, मनी और करेंसी में क्या डिफरेंस है, और अगर करेंसी या मनी है तो उस मनी का मूल्य कैसे निर्धारित होता है, अगर मनी का मूल्य निर्धारित होता है तो उसका कार्य क्या है। इन सारी बातों को हम लोग आज एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम लोग डिफाइन करते हैं मनी। मनी जनरली जब डेवलपमेंट हुआ तो मनी शब्द रोम का एक ऐसा शब्द है जिसका नाम है मोनेटा। मोनेटा से यह मनी शब्द का डेवलपमेंट हुआ जो वास्तव में रोम के देवी जूनो को प्रतीक है। देवी जूनो एक ईश्वर के रूप में, गॉड के रूप में माना जाता था और उसके जीवन में बहुत ही ऐश्वर्य आनंद था। अगर देवता है, गॉड है, गॉडेस है तो उसका दर्शन के लिए जो भी लोग जाते थे तो कोई न कोई उपहार लेके जाते थे और वह एक ऐसे संपदा का वारिस का मालिकी या एक तरह से लीडर बन गया जो एक तरह से मोनिटा के रूप में डेवलप हुआ। उसी मोनिटा का से क्रिएशन हुआ मनी शब्द का। मनी व्यवहारिक रूप में हम कह सकते हैं मनी कोई भी वस्तु या चीज है जिसमें एक विशेष पावर होता है, वह है क्रय शक्ति अर्थात परचेजिंग पावर। परचेजिंग पावर के साथ साथ उस वस्तु में जो मनी के रूप में प्रयोग किया जाता है उसका एक विशेष जरूरत या विशेषता होता है कि वह किसी भी वस्तु को स्थगित भुगतान या प्रेजेंट भुगतान में सहायक होता है। तो मनी का डिफिनेशन अगर व्यवहारिक अर्थों में हम अगर कहते हैं तो मनी शब्द जो है वह मोनेटा से बना है। मोनेटा, ठीक है, मोनेटा से बना है और ये कैसा शब्द है तो रोमन शब्द है, रोमन शब्द है, ठीक है। दूसरी बात, इसका जो डेवलपमेंट है वो क्या है तो मनी यानी कि मुद्रा, मुद्रा कोई भी वस्तु या चीज होता है जिसमें क्रय, इसको परचेजिंग कहते हैं, क्रय शक्ति होता है और उसके माध्यम से किसी स्थगित भुगतान में सहायक होता है, या कह सकते हैं क्रय विक्रय में सहायक होता है। ये व्यवहारिक परिभाषा है। वैसे रॉबर्टसन ने इस मनी का परिभाषा को बहुत ही सटीक रूप में दिया है। रॉबर्टसन के अनुसार मनी क्या है तो मनी उस विशेष वस्तु को कहते हैं जिसमें क्रय शक्ति हो। तो क्रय शक्ति मतलब किसी वस्तु को खरीदने की पावर होती है। लेकिन अब सवाल उठता है कि मनी का विकास कैसे हुआ। मनी का विकास का
एक क्रम होता है, डेवलपमेंट ऑफ मनी, डेवलपमेंट ऑफ मनी। ये मनी सबसे पहले, जब मनी का आविष्कार नहीं था तो हमारे जीवन में, व्यवहारिक जीवन में वस्तुओं को ही मनी माना जाता था और वस्तु विनिमय प्रणाली था। तो उस समय में वस्तु मुद्रा था, इसको कह सकते हैं बार्टर सिस्टम के तहत बार्टर मनी, यानी कि वस्तु मुद्रा का प्रयोग हुआ। बाद में यही वस्तु किसी खास, जब मेटल का आविष्कार हुआ तो वह मेटेलिक मनी बन गया, अर्थात उसको हम कह सकते हैं धातु मनी, धातु मुद्रा। फिर जब धातु के बाद पेपर का आविष्कार हुआ, वैसे पेपर चाइना में हुआ था, और पेपर का जब आविष्कार हुआ उसके बाद हो गया पत्र मुद्रा, जिसको कह सकते हैं पेपर मनी, पत्र मुद्रा। फिर उसके बाद डेवलपमेंट हुआ और पेपर मनी से आज के डेट में क्रेडिट मनी हो गया और वो बन गया शाख मुद्रा, शाख मुद्रा, शाख मुद्रा, जिसको कह सकते हैं पेपर मनी। तो मनी का विकास जो है एक क्रमबद्ध हुआ, अर्थात पहला मनी पेपर मनी अर्थात गुड्स मनी, जिसको कह सकते हैं कि कोई वस्तु को हम गुड्स मानते हैं, वो वस्तु मुद्रा। फिर मेटेलिक मनी, जिसको हम कह सकते हैं धातु का। फिर पेपर मनी आया, पेपर मनी जो कागज के नोटों की तरह था। और फिर अभी की डेट में क्रेडिट मनी हो गया, और सबसे जो व्यापक और बेहतर उपयोग में आता है वो पेपर मनी। अब सवाल उठता है कि मनी का जो आविष्कार हुआ, वह उससे पहले जो लेन देन किया जाता था वह मनी के रूप में नहीं होता था, वह वस्तु विनिमय प्रणाली था। तो मनी के आविष्कार ने किस समस्या को दूर कर दिया? वस्तु विनिमय प्रणाली की समस्या को दूर कर दिया, अर्थात बार्टर सिस्टम जो था वह समस्या बहुत ज्यादा क्रिएट करता था। उसमें क्या समस्या होती थी? एक स्टेटमेंट यहाँ पर मैं लिखना चाहूंगा कि मनी का आविष्कार यानी कि मुद्रा के आविष्कार ने व्यवहारिक जीवन में वस्तु विनिमय प्रणाली की समस्या को दूर कर दिया, समस्या को दूर कर दिया, दूर कर दिया। क्लियर हो गया? ठीक है। वस्तु विनिमय प्रणाली की समस्या को दूर कर दिया, अर्थात वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होता है? तो जब हम लेन देन का आधार किसी वस्तु को वस्तु से मानते हैं, यानी कि जब किसी वस्तु का खरीद बिक्री हम वस्तुओं के माध्यम से, गुड्स के माध्यम से करते हैं, एक्सचेंज का जो माध्यम होता है कोई ना कोई गुड्स होता है, उसी को वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। और उस मनी के आविष्कार ने क्या किया? उसमें जो समस्या थी उसको दूर करते। आखिर वस्तु विनिमय प्रणाली में क्या समस्या थी? इस प्रणाली में, इस वस्तु विनिमय प्रणाली में क्या, कौन सी समस्या थी जिसको मनी के आविष्कार ने दूर कर दिया? वो समस्या क्या था? तो हम समझ सकते हैं, सबसे पहला समस्या था संजोग का अभाव था, या दोहरे संजोग नहीं बन पाता था, दोहरे संयोग का अभाव था। कहने का मतलब है कि अगर किसी व्यक्ति को एक वस्तु अर्थात गाय है और उसे कपड़ा चाहिए, तो कितनी गाय के बदले में कितना कपड़ा चाहिए, इसका संजोग नहीं बैठ पाता था। दूसरी समस्या जो थी वो ये थी विभाजन की समस्या, विभाजन की समस्या अर्थात किसी वस्तु को हम अगर दूसरी वस्तु में बांटेंगे या खरीदेंगे तो कैसे विभाजित करके देखें। अर्थात किसी के पास अगर हाथी है और उसे चाहिए अनाज, तो पूरा हाथी को ही हमें बेचना पड़ेगा और उससे अनाज खरीदना पड़ेगा। ऐसा तो संभव है नहीं कि हाथी के पूंछ को दे करके उसके बदले में अनाज ले लेंगे, संभव नहीं है। इसीलिए पूरे हाथी का तो विभाजन की एक समस्या होती थी। दूसरी समस्या थी, तीसरी समस्या कि मूल्य मापन की समस्या होता था, मूल्य
मापन, मापन की भी समस्या होती थी। कितना मूल्य हम किसी वस्तु को मापेंगे, ये भी जरूर समस्या था कि कैसे हम किसी वस्तु को मापेंगे, कितना वस्तु के बदले में कितना होगा। एक और समस्या थी जो कह सकते हैं हस्तांतरण, हस्तांतरण की समस्या, समस्या ये हस्तांतरण, एक हाथ से दूसरे हाथ में अगर कोई वस्तु ले जाता था तो उसमें समस्या होता था कि कैसे ले जाता। हाथी है तो उस हाथी को हम, चावल है, अनाज है, तो हम उसे ढो करके या देने में, ट्रांसफर करने में काफी कठिनाई होती थी। स्थानांतरण के साथ साथ स्थानांतरण की भी समस्या थी। स्थानांतरण, स्थानांतरण की समस्या, समस्या, ठीक है। तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर, मान लेते हैं किसी वस्तु को अगर हम दिल्ली भेजना चाहते हैं तो उसमें समस्या हो जाती थी कि हम कैसे भेजेंगे। तो विभाजन की समस्या, मापन की समस्या, ठीक है, हस्तांतरण की समस्या, स्थानांतरण की समस्या और एक मूल्य मापन की समस्या। दोहरे संयोग का अभाव होता था। आवश्यकता का अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग क्रिएशन था। हमको जो इस वस्तु की आवश्यकता है, उस वस्तु का जिससे हमारी वस्तु एक्सेस है हमारे पास, वो दूसरे के पास नहीं है, तो वहां पर ये सारी समस्याएं उत्पन्न होती थी। मोटा मोटी हम कह सकते हैं कि वस्तु विनिमय प्रणाली की जो समस्या थी, उस समस्या को समाधान कर दिया मुद्रा के आविष्कार ने, जो क्रमबद्ध हुआ था। वस्तु मुद्रा, धातु मुद्रा, पत्र मुद्रा और शाख मुद्रा। आज की डेट में सबसे डेवलप्ड मुद्रा जो है वो शाख मुद्रा है। आगे बढ़ते हैं। इस मुद्रा का मूल्य जो है वो हम जब निर्धारित करते हैं तो ये मुद्रा क्या आपके पास, हमारे पास जो मनी है वही मनी है? नहीं, कह सकते हैं कि मुद्रा जो है, मनी, मनी, ठीक है ना, जब जब सरकार के द्वारा, सरकार के द्वारा कानूनी रूप से या वैधानिक रूप से जारी किया जाता है, किया जाता है, तब तब वह मनी, मनी, ठीक है, करेंसी बन जाता है, करेंसी कहलाता है, कहलाता, कहलाता है। तो यहां पर एक हो गया करेंसी और दूसरा हो गया मनी। अर्थात करेंसी और मनी में क्या डिफरेंस है? मनी कोई भी वस्तु या चीज हो सकता है लेकिन उसमें क्रय शक्ति होना चाहिए, लेकिन करेंसी कोई भी वस्तु या चीज हो सकता है लेकिन उसमें कानूनी समर्थन होना चाहिए। सरकार उसे वैधानिक रूप से जारी करने का उसके पास एक हुनर या लीगल ऑथोरिटी होना चाहिए। यही करेंसी है। प्रत्येक देशों का करेंसी जो है वो अलग अलग होता है। प्रत्येक देशों का करेंसी, करेंसी अलग अलग होता है, अलग अलग होता है और उसे अलग अलग, अलग अलग नामों से जाना जाता है, नामों से जाना जाता है, नामों से जाना जाता है। समझ सकते हैं कि अगर भारत का करेंसी है वह रुपया के देश में नाम से जाना जाता है और अमेरिका का करेंसी है तो वह डॉलर के नाम से जाना जाता है। यही चीज मैंने यहाँ बताने का कोशिश किया कि प्रत्येक देशों का मनी को, यानी कि करेंसी को अलग अलग नामों से जाना जाता है और उसका सिंबॉलिक होता है। मनी जो है, करेंसी जो है, इस करेंसी को हम कह सकते हैं, करेंसी को विधि ग्राह्य मुद्रा भी कहा जाता है, विधि ग्राह्य मुद्रा भी कहा जाता है, कहा जाता है। अर्थात विधि ग्राह्य का मतलब होता है लीगल, लीगल टेंडर, लीगल टेंडर ऑफ मनी। लीगल टेंडर ऑफ मनी का मतलब हुआ कि यह लीगली रूप से, विधि रूप से, विधि विधान के साथ
हमारे लिए वो मान्य है। अर्थात जब भी हम किसी व्यक्ति को हम देते हैं तो उसे एक्सेप्ट कर सकता है और करने का ऑथोरिटी है उसके पास, इनकार नहीं कर सकता है। और अगर वो हमें देता है तो निश्चित तौर पर उसे भी हम इनकार नहीं कर सकते हैं, एक्सेप्ट, जबकि वह क्या होना नहीं होना चाहिए, इलीगल नहीं होना चाहिए, फटा हुआ नहीं होना चाहिए, ठीक है, टोकन करेंसी नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से मनी का जो डिफिनेशन है वो इस तरह से हम कह सकते हैं। तो अभी तक आपने क्या देखा कि मनी किस शब्द से बना है, मनी किसे कहते हैं, मनी का विकास कैसे हुआ और मनी का जो आविष्कार हुआ उससे हमारे व्यवहारिक मानवीय जीवन में कौन सी समस्या समाधान हो गई। तो वो कौन सी समस्या समाधान हो गई, तो वह जो बार्टर सिस्टम था, वस्तु विनिमय प्रणाली था, उसकी समस्या दूर हो गई। क्या क्या समस्या, तो दोहरे संयोग का अभाव था, विभाजन की समस्या थी, मूल्य मापन की समस्या थी, मूल हस्तांतरण की समस्या थी और मूल स्थानांतरण की समस्या थी। अब मनी जब सरकार के द्वारा लीगली रूप से जारी होता है वही करेंसी होता है और करेंसी को कानूनी मान्यता होता है। और भारत में इस तरह का साथ ही साथ दूसरे देशों में भी मनी को अलग अलग करेंसी के रूप में नाम से जाना जाता है, जिसे भारत में रुपया कहते हैं। और अगर अमेरिका की बात करते हैं तो अमेरिका में डॉलर, यूएसए में पाउंड, ब्रिटेन में पाउंड स्टर्लिंग कहा जाता है। तो अलग अलग देशों में इस मनी का। अब सवाल उठता है कि मनी का मूल्य कैसे निर्धारित करेंगे। तो मनी का मूल्य निर्धारित करने के लिए कह सकते हैं वैल्यू ऑफ मनी, जो वैल्यू ऑफ मनी है इसको निर्धारित करने के लिए हमें कुछ खास टर्म को जानना जरूरी है। जैसे कि पहला टर्म है मनी के मूल्य को निर्धारित करने के लिए कि उसमें परचेजिंग पावर होना चाहिए, क्रय शक्ति होना चाहिए, अर्थात परचेजिंग पावर होना चाहिए। अगर जब तक परचेजिंग पावर नहीं है तो उस मनी का कोई मूल्य नहीं है। तो पहला मूल्य क्या होना चाहिए, परचेजिंग पावर। दूसरा जो मनी का मूल्य को निर्धारित करना चाहिए वह रेट ऑफ इंटरेस्ट से है, रेट ऑफ इंटरेस्ट से है, इंटरेस्ट अर्थात उसका ब्याज दर होना चाहिए, इससे भी मनी का मूल्य निर्धारित होता है। और तीसरा है रेट ऑफ एक्सचेंज, रेट ऑफ एक्सचेंज, एक्सचेंज इसको कहते हैं विनिमय दर, विनिमय दर। अर्थात ये तीन चीज जब तक मनी में नहीं रहेगा तो वह मनी वैल्यूएबल या मूल्यवान नहीं होगा। वैसे किसी वस्तु का मूल्य क्यों होता है पता है आपको? किसी वस्तु का मूल्य दो कारणों से होता है। पहला, उसमें स्कार्सिटी होता है और दूसरा उसकी उपयोगिता होती है। जब तक उपयोगिता अर्थात यूटिलिटी नहीं होगा तब तक किसी वस्तु में कोई मूल्य नहीं होगा। और तीसरा, उसमें स्कार्सिटी, जैसे पानी का स्कार्सिटी नहीं है इसलिए उसका मूल्य नहीं है नदी के किनारे, लेकिन वही पानी अगर चंद्रमा पर ले जाए, रेलवे स्टेशन पर ले जाए तो वहाँ स्कार्सिटी हो जाता है, उपयोगिता तो है ही तो इसलिए उसका मूल्य हो जाता है। तो किसी वस्तु का मूल्य को निर्धारित करने के लिए दो चीज होना चाहिए, एक स्कार्सिटी होना चाहिए और दूसरा उसमें यूटिलिटी होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर करेंसी का मूल्य निर्धारित करने के लिए तीन चीज का होना जरूरी है। क्रय शक्ति अर्थात किसी मुद्रा में किसी वस्तु को खरीदने की क्षमता होनी चाहिए। अर्थात यहाँ पर अगर भारत का करेंसी रुपये है तो इसके बदले में क्या होना चाहिए, गुड्स को खरीदने की क्षमता होनी चाहिए। अगर ब्याज दर है तो रुपया से रुपया को हम खरीद सकते हैं, ऐसा गुण होना चाहिए। अर्थात हम 100 रुपया दिए हैं, 110 रुपये हमें आना चाहिए, अर्थात रैप उसका जो 10 रुपये एक्स्ट्रा हुआ है उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तीसरा जो है वह विनिमय दर, अर्थात रुपया का वैल्यू जो है वह डॉलर के रूप में हमें खरीद बिक्री में आना चाहिए। अर्थात डॉलर से जब किसी देश की मनी को दूसरे देशों की मनी को खरीदा जाता है तो उसी को रेट ऑफ एक्सचेंज कहते हैं। रेट ऑफ एक्सचेंज अर्थात विनिमय दर जो है वो दो चीजों पर निर्भर करता है, पहला डिमांड और दूसरा सप्लाई। एक वेरिएबल रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, रेट ऑफ एक्सचेंज होता है, और एक फिक्सेबल होता है। फिक्सेबल में क्या होता है कि जब सरकार जानबूझ करके एक निश्चित दर तय कर देती है, वैसे कोई भी देश ऐसा करना नहीं चाहेगा, क्योंकि अगर करता है किसी भी देश के मनी का मूल्य फिक्स कर देता है तो उससे क्या होता है कि उस देश का जो पेमेंट होता है वो काफी ज्यादा हो जाता है, और अगर रिसिप्ट होगा तो वो फिक्स वैल्यू में आएगा तो घाटा हो जाता है दोनों तरफ से। इसीलिए फिक्सेबल काफी
खतरनाक होता है। कभी कभी क्या होता है, एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए या हो सकता है निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए, एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए सरकार क्या करती है, जानबूझ करके मुद्रा के मूल्य को, करेंसी के वैल्यू को डिवोल्व कर देती है, कम कर देती है, जैसे डिवोल्यूशन कहते हैं। भारत में कई बार डिवोल्यूशन हुआ, जैसे 1949 में हुआ, 1966 में हुआ, 1991 में हुआ, लेकिन ऐसा कर नहीं सकते। लेकिन जनरली रेट ऑफ एक्सचेंज का डिटर्मिनेशन जो है वह मार्केट के वैल्यू और सप्लाई और डिमांड पर होता है। किसी वस्तु का डिमांड अगर ज्यादा है, निश्चित तौर पर उस देश के करेंसी का वैल्यू ज्यादा होगा, और जिस वस्तु का सप्लाई ज्यादा है तो निश्चित तौर पर वहां पर सप्लाई ज्यादा है, डिमांड नहीं है, तो वैल्यू कम होगा। ये हम अगले कुछ अलग क्लास में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से अभी के डेट में भारत का रुपया कमजोर हो रहा है, अर्थात डॉलर के सापेक्ष ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है हमें। अर्थात जब एक समय था कि 1 रुपया बराबर 1 डॉलर होता था, तो उस समय में रुपया काफी मजबूत अवस्था में अधिक मूल्यवान था। लेकिन आज के डेट में क्या है कि हमें लगभग 100 या 90 रुपया अगर देते हैं तब हमें 1 डॉलर मिलता है, यानी कि रेट ऑफ एक्सचेंज से मुद्रा का मूल्य निर्धारित होता है। अगला हम लोग अगर देखेंगे तो आगे हम लोग देखते हैं एक बहुत ही आवश्यक टर्मोलॉजी है, उसको कहते हैं लिक्विडिटी ऑफ मनी। लिक्विडिटी ऑफ मनी अर्थात मुद्रा की तरलता जो है वो क्या है। अगले क्लास में हम लोग मुद्रा की तरलता को देखें। आज की क्लास में हमने क्या देखा, डिफिनेशन, अर्थात मनी जो है किस शब्द से बना है। दूसरा डिफिनेशन, व्यवहारिक डिफिनेशन इंडियन इकोनॉमी में यही माना जाता है। वैसे मार्शल ने भी इकोनॉमिक्स में डिफिनेशन दिया है, रॉबर्टसन ने भी दिया है, नहीं और भी कई इतिहासकारों, इकोनॉमिस्ट ने मनी के डिफिनेशन को डिफाइन किया है। लेकिन व्यवहारिक रूप में इंडियन इकोनॉमी में हम उस वस्तु को हम या चीज को मनी कह सकते हैं जिसमें एक क्रय शक्ति होता है। इसके बाद मनी का विकास कैसे हुआ, तो कमोडिटी मनी, मेटेलिक मनी, पेपर मनी और क्रेडिट मनी, इस तरह से क्रमबद्ध विकास हुआ। मनी का आविष्कार से क्या समस्या दूर हो गई, तो बार्टर सिस्टम जो चलता था व्यवहारिक जीवन में, वह एक्सचेंज मेथड जो था वो समस्या, उसमें जो समस्या होती थी वो खत्म हो गई। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर दोहरी संजोग का अभाव, विभाजन की समस्या, मूल्य मापन की समस्या, मूल्य निर्धारण की समस्या, मूल्य हस्तांतरण की समस्या, मूल्य स्थानांतरण की समस्या। अब आता है कि मूल्य, जब कोई मनी जब सरकार के द्वारा लीगली जारी होता है तो उसे करेंसी कहते हैं, अर्थात वह विधि ग्राह्य बन जाता है, लीगल टेंडर ऑफ मनी बन जाता है। और भारत का जो लीगल टेंडर ऑफ मनी है रुपया है। और उस रुपया का मूल्य कैसे निर्धारित होता है, तो उसके लिए 3 चीज चाहिए, क्रय शक्ति, परचेजिंग पावर, रेट ऑफ इंटरेस्ट अर्थात ब्याज दर, और रेट ऑफ एक्सचेंज। ये तीनों चीज जब तक मनी में नहीं होगा तब तक उसका कोई मूल्य नहीं होगा। वैसे हमने बताया किसी वस्तु का मूल्य क्यों होता है, तो उसके पीछे 2 कारण है। पहला स्कार्सिटी होता है, दूसरा उसका यूटिलिटी होता है। ठीक है, अगली क्लास में हम लोग ये बताएंगे कि लिक्विडिटी ऑफ मनी, मुद्रा की तरलता क्या है, और मुद्रा का फंक्शन, मुद्रा का कार्य क्या है। इस दोनों को हम लोग अगले क्लास में। ओके, आज के लिए बस इतना। अगर ये क्लास आपको अच्छा लगता है जरूर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और हमारे इस चैनल को अगर आपको अच्छा लगता है सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज, और अगर और भी अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए। ओके।